एक थे जज ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया, एक हैं आईपीएस संजीव भट्ट, एक था पुलिस की नजरों में आतंकी सोहराबुद्दीन शेख और एक था तुलसीराम प्रजापति। ये सब जिस एक तार से जुड़ते हैं वो तार है 1998 से 2001 तक गुजरात के गृहमंत्री रहे हरेन पांड्या की हत्या। मौजूदा दौर के दो सबसे ताकतवर नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस तार का हिस्सा हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूँ भारतना सार्वभौमत्वનું અને અખંડતાનું समर्थन करीश। और इसके बाद से हरेन पांड्या के दिन कड़े होते चले जाते हैं। मोदी के लिए एलिस ब्रिज सीट खाली करने से इनकार करने वाले पांड्या को बाद में विधायकी तक का टिकट नहीं मिलता है। गुजरात की राजनीति में लंबे चौड़े पांड्या का कद कम हो चुका था। 2003 में उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, लेकिन वो दिल्ली जा पाते उससे पहले ही कम से कम 5 गोलियां उन्हें निशाना बनाती हैं और हरेन पांड्या की मौत हो जाती है। लाश कार में मिलती है, लेकिन क्या हत्या भी कार में ही हुई थी? हत्या के आरोपी सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के फेक एनकाउंटर्स हो जाते हैं। साबरमती जेल में तैनात आईपीएस संजीव भट्ट को हरेन पांड्या की हत्या के बारे में कुछ सुराग मिलता है। भट्ट की जिंदगी इसके बाद तबाह हो जाती है। एक पुलिस अधिकारी बंजारा पर सुपारी देने का आरोप लगता है। वो अधिकारी फेक एनकाउंटर मामले में जेल में ठूस दिया जाता है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज लोया सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की सुनवाई कर रहे होते हैं। रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी भी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर हरेन पांड्या की मौत की तार से जुड़े लगभग सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक अहम किरदार नरेंद्र मोदी उत्तरोत्तर तरक्की करते हैं। गुजरात में लगभग 13 सालों तक राजकाज संभालने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं देश के प्रधानमंत्री बनकर। लेकिन हरेन पांड्या से लेकर जज लोया का भूत पीछा नहीं छोड़ता। बीजेपी के बड़े नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जून महीने में दिए इंटरव्यू में हमसे कहा, हमारी पार्टी में लोग जानते हैं कि जज लोया को इन्होंने मरवाया। हरेन पांड्या मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ सबूत हैं। 2022 में भी सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मेरे खिलाफ हरेन पांड्या जैसी योजना नहीं बना रहे हों, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। याद रहे, जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके उसी तरह जवाब देता हूं। इन दोनों ने आरएसएस के सर्वोच्च अधिकारियों को भी झांसा दिया है। क्या है हरेन पांड्या की हत्या की कहानी, क्या थी तमाम स्थितियां, ये सब कुछ द डार्क पॉलिटिकल स्टोरीज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। साल 2001 का अक्टूबर महीना, 2 तारीख को केशुभाई पटेल इस्तीफा देते हैं। 7 अक्टूबर को गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिलता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का सीएम बनना लोगों के लिए अनापेक्षित जरूर था, लेकिन मोदी के लिए उनके बड़े मिशन का पहला पड़ाव था। केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला 90s में गुजरात में बीजेपी की धुरी थे। मोदी ने गुजरात में रहते केशुभाई को वाघेला के खिलाफ भड़काया। बाद में वाघेला ने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी। मोदी की भूमिका के कारण उन्हें पनिशमेंट के तौर पर दिल्ली भेजा गया, लेकिन मोदी ने ढूंढा आपदा में अवसर। और जिस तरह वाघेला के प्रति केशुभाई को भड़काया था, उसी तरह केशुभाई के खिलाफ बीजेपी के सीनियर लीडर्स को भी भड़काया। पूरी कहानी कभी और। खैर, मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश की राजनीति और कई जिंदगियों में खूब बदलाव आया, और जिस एक जिंदगी में तत्काल बड़ा बदलाव आया वो थे हरेन पांड्या। केशुभाई के सीएम रहते गुजरात के गृह मंत्री। मोदी सीएम बने तो हरेन पांड्या का गृह मंत्रालय छिन गया। मोदी की नजर पांड्या की विधानसभा सीट एलिस ब्रिज पर भी थी। एलिस ब्रिज अहमदाबाद के अंदर आता था और बीजेपी के लिए सेफ सीट माना जाता था। सीएम नियुक्त होने के बाद जरूरी था मोदी किसी विधानसभा से चुने जाएं। मोदी ने हरेन पांड्या से कहा कि एलिस ब्रिज सीट खाली कर दो। हरेन नहीं माने। कैरवान मैगजीन में छपे एक लेख के मुताबिक हरेन पांड्या ने एक बीजेपी फंक्शनरी को कहा, किसी नए बीजेपी नेता के लिए सीट खाली करने के लिए कहो, मैं कर दूंगा, लेकिन इस आदमी यानी कि मोदी के लिए नहीं। सो एलिस ब्रिज मोदी के लिए खाली नहीं हुई और मोदी राजकोट वेस्ट से उम्मीदवार बने।
24 फरवरी 2002 को चुनाव हुए और 26 को परिणाम आया। सीएम मोदी पहली बार विधायक बन चुके थे। अगले ही दिन गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगी। अयोध्या से आ रहे 58 तीर्थयात्री मारे गए और उसके अगले ही दिन 28 फरवरी से गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगे सरकार द्वारा प्रायोजित थे, ऐसे आरोप लगे। नरेंद्र मोदी के सीएम कुर्सी भी दंगों के कारण हिलने लगी। कई जांच कमेटीज में एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग पैनल भी था, जिसे लीड कर रहे थे जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर। इधर मोदी के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर जनरल को कहा कि हरेन पांड्या की मूवमेंट्स पर नजर रखो, खास तौर पर इस फैक्ट फाइंडिंग पैनल से जुड़े हुए मूवमेंट्स पर। कैरवान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ने 7 जून को रजिस्टर में नोट किया। डॉक्टर पीके मिश्रा ने बताया कि राजस्व मंत्री श्री हरेन पांड्या पर इस मामले में शामिल होने का संदेह है। इसके बाद उन्होंने एक मोबाइल नंबर 9824030629 दिया और कॉल डिटेल्स मांगी। 5 दिनों बाद यानी 12 जून को रजिस्टर में एक और एंट्री हुई। डॉक्टर पीके मिश्रा को इन्फॉर्म किया गया कि जिस मंत्री पर निजी जांच आयोग से मिलने का संदेह है वो मंत्री श्री हरेन पांड्या हैं। मैंने ये भी बताया कि ये मामला लिखित रूप में नहीं दिया जा सकता क्योंकि काफ़ी संवेदनशील है और बॉम्बे पुलिस मैनुअल के तहत राज्य खुफिया ब्यूरो को दिए गए ड्यूटी चार्टर से इसका कोई रिलेशन संबंध नहीं है। पता चला है कि टेलीफोन नंबर 9824030629 श्री हरेन भाई पांड्या का मोबाइल नंबर है। जल्द ही मीडिया में खबरें चलने लगी कि मोदी कैबिनेट के एक मंत्री ने निजी जांच आयोग अय्यर कमीशन के सामने टेस्टिफाई किया है। उस मीटिंग को भी एक्सप्लेन किया जो गोधरा ट्रेन बर्निंग वाली रात मोदी के घर पर हुई। मंत्री ने कहा, मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने इंटेलिजेंस और पुलिस के टॉप अधिकारियों को कहा कि कल गोधरा का न्याय होगा और पुलिस को आदेश दिया कि हिंदू प्रतिक्रिया के बीच में ना आए। लीक ने हरेन पांड्या के खिलाफ डिसिप्लिन के आधार पर एक्शन लेने का मौका दिया। हरेन पांड्या को कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ा। कैरवान में छपे लेख में एक बीजेपी इनसाइडर के हवाले से लिखा है कि मोदी न तो कुछ भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। हरेन पांड्या ने एलिस ब्रिज की सीट नहीं छोड़ी थी, मोदी को ये याद था। हरेन कैबिनेट से बाहर तो हो गए थे लेकिन विधायक अब भी थे। दिसंबर 2002 में तय समय से पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। मोदी ने धुन पकड़ ली हरेन पांड्या को एलिस ब्रिज सीट से टिकट ना मिले। आरएसएस ने मनाया, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मनाया, लेकिन मोदी नहीं माने और आखिरकार हरेन पांड्या को विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। यानी कि 1.5 साल पहले जो व्यक्ति गृहमंत्री था और सीएम का सबसे करीबी माना जाता था, उसे पार्टी ने विधानसभा तक का टिकट नहीं दिया। लेकिन कुछ पुराने नेता थे जो हरेन पांड्या की कीमत जानते थे, सो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बुलावा आया। नेशनल एग्जीक्यूटिव या पार्टी प्रवक्ता के तौर पर हरेन पांड्या को जिम्मेदारी देने के बारे में सोचा जा रहा था। गुजरात में तो हरेन पांड्या कमजोर हो गए थे, लेकिन द कारवां मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से नरेंद्र मोदी जानते थे हरेन पांड्या का दिल्ली जाना लॉन्ग रन में उनके लिए हार्मफुल होगा। सो ऐसा ना हो, नरेंद्र मोदी ने इसकी कोशिशें भी की। लेकिन एक दिन हरेन पांड्या को तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष की तरफ से एक फैक्स मिला। फैक्स में आदेश था कि पांड्या दिल्ली शिफ्ट हों और अगले ही दिन 26 मार्च 2003 को पांड्या की हत्या कर दी गई। सुबह थी 26 मार्च 2003 की। हरेन पांड्या अपनी रोज की आदत के मुताबिक अपनी सफेद मारुति 800 GJ1AP4606 कार से अहमदाबाद के लॉ गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। घर पर उसकी पत्नी जागृति अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। ये नहीं जानते हुए यह आखिरी बार था जब वो अपने पति को जीवित देख रही थी। घंटों बीत गए लेकिन पांड्या वापस नहीं लौटे। सुबह 10 बजे तक चिंता बढ़ने लगी। पांड्या के सेक्रेटरी नीलेश भट्ट को एक फोन आया और वो तुरंत लॉ गार्डन पहुंचे। वहां पार्किंग में खड़ी कार में उन्हें एक दिल दहलाने वाला मंजर दिखा। हरेन पांड्या को गोली लगी लाश कार के अंदर पड़ी थी। आधिकारिक कहानी जल्दी सामने आई। एक स्थानीय ठेले वाले यादराम ने दावा किया कि उसने हत्या को अपनी आंखों से देखा। उसने पुलिस को बताया कि 2 अनजान लोग हरेन पांड्या की कार के पास आए, खिड़की से गोलियां चलाई और भाग गए।
गुजरात पुलिस और सीबीआई ने एक सुविधाजनक कहानी गढ़ी। पांड्या की हत्या गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए मुस्लिम चरमपंथियों ने की, यानी इसे इस्लामी आतंकवाद से जोड़ दिया गया। ये केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई के अनुसार पांड्या रोज की तरह लॉ गार्डन में टहलने गए। जब वो अपनी कार पार्क कर रहे थे, असगर अली ने ड्राइवर साइड के विंडो में 3 इंच खुली जगह से उन पर 5 गोलियां चलाई। सीबीआई ने दावा किया कि यह हमला पोस्ट गोधरा हिंसा का बदला लेने के लिए मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा था, जिसमें अहमदाबाद के लाल मस्जिद के कट्टर मौलवी मुफ्ती सूफियान का भी नाम है। सीबीआई ने दावा किया कि इस हत्या की साजिश पाकिस्तान की आईएसआई और गुजरात आंध्र प्रदेश के मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर रची गई। सीबीआई ने 6 महीनों से भी कम समय में चार्जशीट तैयार कर ली और 8 सितंबर 2003 को कोर्ट में दाखिल कर दी। सीबीआई की पूरी केस का आधार एकमात्र चश्मदीद लॉ गार्डन में सैंडविच बेचने वाला अनिल यादराम था, जिसने कहा कि उसने गोली चलाते हुए असगर अली को देखा। लेकिन जब गहराई से देखें तो कहानी उतनी ही उलझी हुई दिखती है जितनी सीबीआई ने सुलझाकर सामने रखी थी। सीबीआई ने 6 महीनों में जांच पूरी कर ली, लेकिन यह जांच सिर्फ गुजरात पुलिस की कहानी को दोहराने तक सीमित रही। पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट हु किल्ड हरेन पांड्या में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुबह 9 बजे ही पांड्या की मौत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, शायद इसलिए कि उन्हें डर था ये एक राजनीतिक हत्या हो। कंट्रोल रूम के लॉग से पता चलता है कि पुलिस को बार बार भटकाने वाली कॉल्स आई। पहले लॉ गार्डन, फिर परिमल गार्डन और फिर वापस लॉ गार्डन। अंततः सुबह 10:54 पर पुलिस वहां पहुंची। ये भटकाने वाला निर्देश दे कौन रहा था? क्या कोई साजिश के तहत देरी करवा रहा था? संकर्षण ठाकुर की रिपोर्ट से एक और डरावना संदेह उभरता है। शायद पांड्या की हत्या लॉ गार्डन की उस कार में नहीं हुई। हो सकता कि उनका अपहरण कर कहीं और हत्या की गई हो और फिर लाश को वापस कार में रखकर इसे एक रैंडम हमले के रूप में दिखाया गया हो। अगर ऐसा है तो यादराम की गवाही पूरी तरह संदिग्ध हो जाती है। साहब, कई गंभीर सवाल उठे जो आधिकारिक कहानी ऑफिशियल स्टोरी में दरार डालते हैं। सबसे पहली, देरी से पहुंची पुलिस। लॉ गार्डन एलिसब्रिज थाने से सिर्फ 2.2 किलोमीटर दूर था, यानी कि 7-8 मिनट की दूरी थी। फिर भी पुलिस को वहां पहुंचने में 3 घंटे क्यों लगे? नंबर 2, फॉरेंसिक गड़बड़ियां। 5 गोलियां चली लेकिन कार में कोई गोली के निशान मिले नहीं। एक गोली पांड्या के अंडकोश से होकर पेट और छाती तक गई। क्या कार में बैठे 6 फीट लंबे आदमी को खिड़की से गोली मारने पर ऐसा संभव है? नंबर 3, खून का अभाव। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद कार में सिर्फ सीट और चाबी पर मामूली खून के धब्बे मिले। पूरी कार खून से क्यों नहीं भरी थी? नंबर 4, फोन रिकॉर्ड की अनदेखी। पांड्या का मोबाइल फोन मिला लेकिन कॉल डिटेल्स की जांच नहीं की गई। जब सीबीआई ने सर्विस प्रोवाइडर से डाटा मांगा तो जनवरी और फरवरी 2003 का डाटा मिला, लेकिन मार्च का डाटा पुराना बताकर देने से मना कर दिया गया, जबकि कायदे से मार्च का ही देना चाहिए था अगर नए की बात हो तो। अब सवाल ये, क्यों? इकलौता गवाह, यह भी एक कारण था। यादराम ने दावा किया कि वो हत्या देखकर 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी गवाही संदिग्ध लगती है। यादराम कहता है कि वो इतनी बुरी तरीके से डर गया था कि 1 घंटे तक हिल भी नहीं पाया। जब हिला तो उसने पुलिस को नहीं बल्कि एक लोकल व्यापारी स्नेहल अडेनवाला को बताया। अडेनवाला भी पुलिस को नहीं बताता है बल्कि पांड्या के सहयोगी प्रकाश शाह को कॉल करता है। शाह भी पुलिस को नहीं बताता है बल्कि नीलेश भट्ट को फोन करता है, जो पहले से पांड्या के देर से लौटने पर चिंतित था। नीलेश भट्ट जब लॉ गार्डन पहुंचा तो पाया कि पांड्या कार में मृत पड़े हैं। यह सब सुबह 10 बजे के कुछ बाद की बात है। इसका मतलब गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री करीब 2 घंटे तक कार में मृत पड़े रहे। पुलिस अभी भी आधे घंटे दूर थी। तो साहब, सीबीआई ने हत्या का दोष एक मुस्लिम युवक असगर अली पर डाला, जिसे कथित तौर पर मौलवी मुफ्ती सूफियान ने गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए सुपारी दी थी। ये कहानी उस दौर के माहौल पर फिट बैठती थी। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने 12 लोगों को पीओटीए के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन जब मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस DH वाघेला और JC उपाध्याय ने सीबीआई की जांच को अधूरी, भटकी हुई और संदिग्ध करार दिया। उन्होंने जांच अधिकारियों को अयोग्य ठहराया और कहा कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया। सभी 12 आरोपी बरी हो गए।
सवाल फिर वही, अगर वे दोषी नहीं थे तो हु किल्ड हरेन पांड्या? हरेन पांड्या को किसने मारा? जवाब शायद डीजी वंजारा के पास हो, जो गुजरात पुलिस के कुख्यात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और मोदी और शाह के करीबी माने जाते थे। 2018 में मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में एक चौंकाने वाली गवाही सामने आई। सोहराबुद्दीन शेख के पूर्व साथी मोहम्मद आजम खान ने कहा, सोहराबुद्दीन ने उसे बताया था कि हरेन पांड्या की हत्या की सुपारी खुद डीजी वंजारा ने दी थी। एक अन्य गवाह असगर अली ने आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बताया कि पहले उसे यह काम सौंपा गया था और उसने पांड्या की रेकी भी की, लेकिन आखिरी वक्त पर वो पीछे हट गया। इसके बाद तुलसीराम प्रजापति ने इस काम को अंजाम दिया। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम दोनों आपराधिक दुनिया से जुड़े थे, लेकिन पांड्या की हत्या के बाद वो खतरा बन गए थे। नवंबर 2005 में गुजरात पुलिस ने हैदराबाद के पास एक बस से सोहराबुद्दीन, उनके गर्भवती पत्नी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति को पकड़ लिया। तुलसीराम को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि सोहराबुद्दीन और कौसर बी को अहमदाबाद के दिशा फार्म हाउस में ले जाया गया। 25-26 नवंबर की रात को सोहराबुद्दीन को विशाल सर्कल के पास एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है। सीबीआई की 2010 की चार्जशीट से पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमित शाह पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में थे। कौसर बी का भाग्य तो और भी अधिक भयावह था। सीबीआई के मुताबिक उसे चुप रहने के लिए पैसों का लालच दिया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दिशा फार्म हाउस में उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर हत्या कर दी गई। उसका शव वंजारा के गांव इलोल ले जाया गया, जहां उसे जलाकर राख नर्मदा नदी में बहा दी गई। यह सच्चाई तब सामने आई जब सोहराबुद्दीन के भाई ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी। तुलसीराम प्रजापति, जो इस मामले का आखिरी गवाह था, उसका भी वही अंजाम हुआ। 28 दिसंबर 2006 को पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई, जिसे एक और फर्जी एनकाउंटर बताया गया। कहानी वही थी, अपराधी भाग रहा था, उसने गोली चलाई और पुलिस को आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में उसे मारना पड़ा। हरेन पांड्या की मौत के बाद यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक सच को छुपाने के लिए कई कहानी गढ़ी जा रही थी और स्क्रिप्ट को तैयार करने में खुद गुजरात के उच्च अधिकारी, नेता, मंत्री शामिल थे। हरेन पांड्या की रहस्यमयी मौत के बाद गुजरात में घटनाओं का एक खौफनाक श्रृंखला शुरू हुआ। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, उसकी पत्नी कौसर बी के साथ गैंगरेप और हत्या, फिर तुलसीराम प्रजापति की हत्या। इन सभी मामलों की कड़ी उस वक्त के ताकतवर नेताओं और अफसरों से जुड़ती हुई दिख रही थी। इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज BH लोया, और इनमें सबसे अहम आरोपी थे बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह। जब केस की सुनवाई अपने अहम मोड़ पर थी और अमित शाह को कोर्ट में पेश होना था, तभी अचानक 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में जज लोया की मौत हो गई। कहा गया उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन परिवार ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कई सवाल उठाए, जैसे सिर पर चोट, खून के निशान और मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ियां। परिवार का दावा था कि लोया पर अमित शाह को बरी करने का दबाव था और उन्हें 100 करोड़ रुपयों की रिश्वत तक ऑफर की गई थी। उनकी मौत के कुछ हफ्तों बाद ही नए जज ने अमित शाह को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में जज लोया की मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश लगती है, एक ऐसी मौत जो सच को दबाने के लिए रची गई थी। तो जब आप जांच देखेंगे और पोस्ट हरेन पांड्या मर्डर इवेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन सब लोगों को टारगेट किया गया जो किसी भी तरीके से, चाहे तो कॉन्स्पिरेसी में या कॉन्स्पिरेसी के लिए इस कड़ी का हिस्सा थे, उन सभी की जानें गई। डीजी वंजारा, जिनका नाम आया था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम के फर्जी एनकाउंटर के लिए वो जेल में थे। उन्होंने एक विस्फोटक पत्र लिखा जिसने गुजरात की सियासत पे तहलका मचा दिया। उन्होंने लिखा, हमने जो किया सरकार की मंजूरी से किया। वंजारा ने लिखा कि उन्होंने जो भी एनकाउंटर किए वो राज्य सरकार की मंजूरी और नीति के तहत किए गए, यानी उन्होंने संकेत दिया कि वो अकेले नहीं थे बल्कि ऊपर से आदेश और समर्थन था। डीजी वंजारा की इस चिट्ठी में लिखा गया था कि हम नायक थे लेकिन अब अपराधी बना दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने आतंकवाद और अपराध से गुजरात को बचाया, आज उन्हीं को जेल में डालकर अपराधी बना दिया गया है। हमारी आस्था मोदी में थी। वंजारा ने लिखा कि उन्होंने और उनके जैसे अफसरों ने नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ किया, उनकी जान की बाजी लगाई, लेकिन अब मोदी ने उन्हें राजनीतिक बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने ये भी लिखा, जब अफसरों को कानूनी मदद और संरक्षण मिलना चाहिए था तब सरकार ने मुंह फेर लिया। डीजी वंजारा ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह भी दोषी हैं। वंजारा ने लिखा कि पुलिस सिर्फ अपराध शाखा नहीं थी बल्कि वो गृह मंत्रालय की तरफ से काम कर रहे थे, यानी
उनका इशारा था कि अमित शाह के आदेशों पर ही काम किया गया। इस कहानी से स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे अमित शाह ने एक एक करके सबको अपनी राहों से हटा दिया। आरोप ऐसे लगते हैं, डीजी वंजारा की चिट्ठी भी इस ओर इशारा करती है। बाद में सीबीआई की सोहराबुद्दीन मामले की चार्जशीट ने और भी गंभीर खुलासे किए। इसमें कहा गया कि सोहराबुद्दीन कोई आतंकी नहीं था, बल्कि अमित शाह से जुड़े एक फिरौती रैकेट का हिस्सा था। उसकी कौसर बी और तुलसीराम की हत्या शायद पांड्या की हत्या और अन्य गुनाहों के सच को दबाने की कोशिश थी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने अपनी किताब बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग मैस्केयर एंड द मोदी ईयर्स इन गुजरात में लिखते हैं, ये वो दौर था जब गुजरात में जगह जगह एनकाउंटर्स हुए। करीब 22 ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा निपटाया गया जिन पर मोदी की हत्या की साजिश रचने और आतंक फैलाने के आरोप लगाए गए। बाद में जांच करने पर कईयों के एनकाउंटर्स फर्जी निकले। दरअसल उन दिनों गुजरात में बहुत से मुस्लिमों का ये कहकर एनकाउंटर कर दिया गया ये आतंकी थे और मोदी की हत्या करने आए थे। ये सब मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश करने और सियासी फायदा लेने का हिस्सा था। पांड्या की हत्या को भी आतंकवाद से जोड़कर उनके परिवार और पत्रकारों के दावों को दबा दिया गया, जो इसे सियासी हत्या यानी कि पॉलिटिकल मर्डर मानते थे। इन सब साजिशों के बावजूद हरेन पांड्या की हत्या का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने सोहराबुद्दीन और तुलसीराम के फर्जी एनकाउंटर्स केस में कई पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई। हालांकि जांच पूरी तरह बड़े सियासी चेहरों तक नहीं पहुंची, लेकिन पांड्या के परिवार और समर्थकों को ये उम्मीद जागी एक दिन न्याय जरूर होगा। हरेन पांड्या की विरासत आज भी जिंदा है। उनके चाहने वालों ने उनके नाम पर एक ट्रस्ट बनाया जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। उनकी बेटी ने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाते हुए गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम शुरू किया। हरेन पांड्या की हत्या भारत के सबसे रहस्यमयी सियासी कांडों में से एक है। सीबीआई की गड़बड़ जांच, गुजरात हाईकोर्ट की तीखी फटकार, वंजारा का रहस्यमयी पत्र और सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति की हत्याएं एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती हैं। क्या पांड्या को उनकी बगावत की सजा दी गई? क्या मोदी और शाह ने अपने सत्ता के रास्ते को साफ करने के लिए सच को दबाया और डीजी वंजारा ने इस खतरनाक खेल में क्या भूमिका निभाई? एक टर्म होता है कटआउट मर्डर, जिसमें मर्डर का पता तो चल जाता है, लेकिन मर्डर करवाया किसने उसका पता कभी नहीं चल पाता। इसे अंजाम देने के लिए बीच के सारे लिंक्स मिटा देने होते हैं। तो क्या सोहराबुद्दीन, कौसर बी, तुलसीराम प्रजापति केवल वो लिंक्स थे? ये सवाल आज भी जिंदा है। हु किल्ड हरेन पांड्या?